कहानी की शुरुआत एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ से होता है। यहाँ एक घमंडी औरत दिखाई जाती है जिसका नाम ईरा है। किस गधे ने तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त दी है? और अगले ही पल ईरा बड़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए बैकग्राउंड में मेड को कहती है, कैंची लेके आओ। ईरा बड़े ही चिढ़ते हुए और मेन लीड हमारी फीमेल जो होती है उसके कपड़े काटने की और फाड़ने की आवाज़ आने लगती। हाँ, अब मेरे चिद्दीन को चैन आया। ये तुम पर ज़्यादा जचता है ना एस्टेली? हीरा नफरत और जहर बोलते हुए कहती है, यह मैं तय करूँगी कि तुम आखिर कैसी दिखना चाहती हो, बदसूरत या फिर घटिया, सड़कों पर घूमने वाले बिल्कुल कचड़े की तरह। एस्टेली अपने मन में सोचती है और दर्द से वो रोते हुए कहती है, मुझे मुझे ये सब सहना ही होगा, वैसे भी मैं और कर ही क्या सकती हूँ। तभी ज़मीन पर कैंची गिरने की आवाज़ आती है। ईरा वहाँ पे कैंची फेंक कर चली जाती है और ईरा जाने से पहले कहती है, जाओ और खुद को किसी के सामने आने लायक बनाओ पहले। एस्टेली अकेले में बैठी है और रोते हुए अपनी आंसू पोंछते हुए सोचती है कि अब रोने से कुछ नहीं बदलने वाला, मुझे किसी कीमत पर इस नर्क जैसे महल में जिंदा बचना ही होगा। एस्टेला अपने दर्द भरे अतीत को याद करते हुए सोचती है, बचपन से लेकर अब तक मैं सिर्फ इस जगह पर दर्द ही सहा है, पर फिर भी किसी अनजान विदेशी नवाब की मिस्ट्रेस बनकर बिक जाने से तो यह बेहतर ही है। एक्चुअली ईरा अपनी सौतेली माँ की नफरत को बताते हुए सोचती है कि आखिर रेगिस्तान की बिच और डेजर्ट की वो की बेटी से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। यही तो मेरी सौतेली माँ ईरा का मानना है, उसने हमेशा मुझसे नफरत की है। और अचानक सीन में एक ज़मीन पर प्याला गिर जाने की और टूटने की आवाज़ आती है और माहौल अचानक एकदम खौफनाक हो जाता है। स्टेला सोचती है कि मेरी उस सौतेली माँ का एक बेटा भी है। ऐसे उसकी पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई देती है और वो एकदम नीचे और घमंडी आवाज़ में देखते हुए स्टेला को बोलता है, इसे चाटो। फिर बूंद गिरने की आवाज़ आती है। यह उसका बेटा एस्लान है, वो इस साम्राज्य का क्राउन प्रिंस है और वो मेरे साथ किसी खिलौने की तरह बर्ताव करता है। अगले ही सीन ऐसे स्टेला गिड़गिड़ाते हुए कहती है, कृपया कृपया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, मैं किसी की मिस्ट्रेस बनकर बेचे जाने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये है सम्राट, इसके फादर। एक जोरदार लात पड़ने की और ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आती है। सम्राट हैशियन कहते हैं, खामोश। सम्राट हैशियन कहते हैं, अगर तुम सच में एक राजकुमारी की तरह जीना चाहती हो तो सबसे पहले चीज़ तो तुम्हें यह सीखनी होगी कि तुम्हें हुक्म मानना और तहजीब से रहना होगा। स्टेला रोते हुए अपने मन में सोचती है, वो सब कुछ जानता है, पर सब जानने के बाद भी उसने हमेशा अपनी आंखें बंद रखी। एस्टेला अपने जन्म का अकेला सच बताते हुए आवाज़ में गहरा दर्द बताती है कि सम्राट ने मेरी माँ के साथ ज़बरदस्ती की थी और मैं उसी जुल्म का नतीजा हूँ। एस्टेला आंसुओं के साथ कहती है, हिंसा से पैदा हुआ एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिससे पूरी दुनिया में कोई भी नहीं चाहता है। फिर भी मेरी माँ ने मुझसे बहुत प्यार किया और वो हमेशा मेरे साथ बहुत प्यारी थी। एस्टेला अपने अकेलेपन का एहसास करते हुए सोचती है, जब से वो इस दुनिया से चली गई हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा, कोई नहीं जो मेरी परवाह करे। इस इतने बड़े शाही महल में मैं हमेशा से अकेली ही रही हूँ। ये जुल्म, ये सब एक बीमार कर देने वाला चक्कर है जो लगातार खुद को दोहराता रहता है। अब इस नर्क से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कहानी अब अंधेरे से निकलकर बर्फ से ढकी एक सर्द रात में आती है। एस्टेला खुद को एक लंबे क्लॉक में ढककर लपेट लेती है। वह खुद को कपड़े में लपेटकर और फिर बर्फ में चलने की आवाज़ आने लगती है। वो बर्फ की ओर जाती है। मिडविंटर के पूरे चांद की रोशनी में बर्फ का वो महल जहाँ पर शैतान सोता है वो आसमान में नज़र आता है। उत्तरी महाद्वीप यानी कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का हर शख्स यह कहानी जानता है। अगर तुम उस नीली आंखों वाले शैतान को कोई ऐसी चीज़ भेंट करो जो बेहद कीमती हो और सेक्रीफाइस के लायक हो तो वो अपनी लंबी नींद से जाग जाएगा और तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हो जाएगा। ये एक सदियों पुरानी कहानी है, पर एक वजह है कि हम इसे सिर्फ एक कहानी या मिथ कहने से डरते हैं, क्योंकि साल में एक बार वो बर्फ़ का महल सच में रात में आसमान में दिखता है और वो जाहिर करता है कि ये कोई आसमान में चमक रहे उस विशाल बर्फीले कास्टल को देखकर एस्टेला एकदम दंग रह जाती है और वो उसकी खूबसूरती को निहारने लगती है। वो कहती है, ये कितना खूबसूरत है,
एस्टेला सोचती है कि क्या हो अगर शैतान वाली बात एकदम सच है। वो अपने कपड़े में से एक चाकू निकालती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। बर्फ पर खून की बूंदें गिरने की आवाज़ आने लगती है और वो बड़े ही साहस के साथ कहती है, जागो, अगर तुम सच में हो और कोई रोशनी का कोई धोखा नहीं हो या फिर पूरी कोई पुरानी कहानी नहीं हो तो कृपया जाग जाओ। वह रोती हुई और जिद करती हुई दिखती है और कहती है, मैं वादा करती हूँ तुम्हें इस पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा कोई कीमती बेहतर कुर्बानी नहीं देगा। कुछ देर के लिए कोई भी हलचल नहीं होती है और स्टेला बिल्कुल ही मायूस हो जाती है और वो सोचती है, हाँ, मैं शायद यहाँ इतनी दूर बेकार में ही आ गई। अचानक से आंखें खोलते हुए एकदम कातिल और नशीली आवाज़ में मुझे महक आ रही है फूलों की। अचानक एक हवा का जोरदार झोंका घूमता हुआ आता है स्टेला की तरफ और वो कहती है कि ये आखिर क्या था। शैतान आता है और कहता है, तुम्हारी महक कितनी प्यारी है। और डेमन इस तिले को अपनी बाहों में भरते हुए और उसकी खून से भरी कलाई को अपने हाथ में पकड़कर एकदम संतुष्ट और रहस्यमय आवाज़ में कहता है, रेगिस्तान के कबीले और इंपीरियल हर्टन्स का मिला जुला खून, तुम सच में इस दुनिया में इसकी सबसे कीमती और बेहतरीन भी। स्टेला तो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है, अपने हाथ को देखते हुए कहती है, मेरा जख्म वो गायब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कभी चोट लगी ही नहीं थी। तो क्या ये इसका मतलब ये आदमी सच में मुझे यहाँ की महारानी बनाओ और जिन लोगों ने मुझे जिल्लत दी है, मुझे तड़पाया है, उन्हें सीधा नर्क में भेजना चाहती हूँ मैं। मेरी मदद करो। डेमन उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने की कीमत शायद तुम्हारा सब कुछ मैं ले लूँगा? मेरी ज़िंदगी तो पहले से ही लगातार टॉर्चर से कम नहीं है, तो ले लो जो तुम्हें चाहिए, तुम सब ले लो। मेरा जिस्म, मेरी आत्मा, मेरा जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम सब ले लो मुझसे। सदियों से नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर राज करने वाला हर्टन साम्राज्य, बर्फ़ और ठंड का देश, यहाँ कभी किसी बाहरी हमले का डर नहीं था। इसलिए ये शाही खानदान पूरी तरह से ऐश और भ्रष्टाचार में डूब गया था। उनके सुनहरे कल की शान कब की मिट्टी में मिल चुकी थी और बची थी तो सिर्फ एक गुमनाम राजकुमारी, जिस पर इस साम्राज्य की सड़ी हुई बदबू छाई हुई थी। वो राजकुमारी मैं हूँ, स्टेला दी हर्टन। शिफ्ट होता है, सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है। स्टेला बड़ी अचानक से और चौंक कर उठती है कि ये क्या हुआ। स्टेला बिस्तर से उठते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती है और वो खुद को समझाती की है कि कल रात बर्फ़ का मैदान और वो बर्फीला तूफान मुझे पूरी तरह याद है। एस्टेला चलकर खिड़की की तरफ जाती है और वहाँ देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एस्टेला सोचती है, ये तो नामुमकिन है। आइस कास्टल तो साल भर में सिर्फ एक बार दिखता है, पूरे चांद की रोशनी में, और सूरज निकलते ही गायब हो जाता है। तो फिर ये अब तक क्यों दिख रहा है? एक हवा की तेज़ भंवर आती है और उसे पिछली रात की सारी चीज़ें याद होने आने लगती हैं। मुझे याद आ रहा है, वहाँ बर्फ़ पर नीली गुलाब खिले हुए थे। उसकी खुशबू अभी तक मेरी सांसों में आ रही है। और वो नीली तीखी आंखों वाला आदमी, उसने कहा था, तुम्हारे नए नर्क में तुम्हारा स्वागत है स्टेला। स्टेला सोचती है कि मैंने ये क्या कर दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और स्टेला डर के मारे पीछे मुड़ती है। अचानक वो देखती है कि यहाँ पे सीन थोड़ा शिफ्ट होता है और वहाँ पे मेड कहती है, योर हाइनेस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कीना कहते हैं, अंदर आओ। मेड के साथ एक लंबा खूबसूरत मर्द अंदर आता है। वो और कोई नहीं, वही डेमन था। डेमन अंदर आते हुए और एकदम अदब के साथ झुककर पहले कीना को ग्रीटिंग देता है और कहता है, आज से मैं आपकी खिदमत करूँगा योर हाइनेस। आप मुझे सतैल बुला सकती हैं। क्या? आइस कास्टल का डेमन? मेरा नौकर?
इसका मतलब मैंने सच में उस दरिंदे को जगा दिया और उसके साथ सौदा भी कर लिया है। मुझे अचानक एक नया नौकर क्यों भेजा गया है? मेड सफाई देते हुए कहती है, महल में नौकर की कमी ही थी योर हाइनेस, इसलिए इन्हें बुलवाया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिना किसी गलती के आपकी खिदमत करेंगे। इस्तेला मन ही मन अपने दिमाग को बड़ी तेज़ी से दौड़ा रही होती है और सोचती है, इसमें ज़रूर कोई चाल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईरा मुझे एक नया नौकर रखने दे। अगर ये सच में स्टाफ की कमी होती और ऊपर से एक मर्द जो राजकुमारी के निजी कमरे में उसकी खिदमत करेगा, आखिर वो किस तरह की चाल चलने वाली है? सटल स्टेले की तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कान देता है और जैसे वो उसे इशारा करता है कि तुम अभी शांत रहो। स्टेला उस डेमन मुस्कान को देखकर स्टेला अंदर से कांप उठती है और घबराहट के मारे पूरी तरह जम जाती है। स्टेला अभी के लिए तो शांत हो गई है, पर वो मन ही मन एकदम बेचैन है कि आखिर अब आगे आगे होने वाला क्या है। हेडमेड अदब से झुककर कहती है, अगर आपकी इजाज़त हो राजकुमारी तो अब हम चल सकते हैं। स्टेला दरवाजे के खोलने की धीमी सी आवाज़ आती है, फिर बंद होने की आवाज़ आती है। स्टेला अचानक मुड़कर स्टाइल की तरफ देखती है और हैरानी भरी आवाज़ में कहती है, तुम यहाँ मेरे नौकर के रूप में हो? ये सब आखिर हो क्या रहा है? स्टाइल एकदम आंखों में चमक के साथ कहता है, मैं किसी भी चीज़ के काबिल हूँ योर हाइनेस, और कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरा मकसद आपके पास रहना है और आपकी मदद करना है तो उसके लिए इससे बेहतर किरदार और क्या ही हो सकता है। एस्टेला घबराहट में पीछे हटती है और कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ये नौकर और मालिक का खेल कोई खास पसंद आ रहा है? सटाल तेजी से आगे बढ़ता है और स्टेला को पकड़कर उसे दीवार की तरफ ले जाता है और स्टेला हैरान और गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक हल्का सा थप्पड़ जैसी आवाज़ या झटका लगता है। सटाल की पकड़ ढीली हो जाती है। सटाल एकदम भारी और नशीली आवाज़ में कहता है, तमीज़ से पेश आओ वरना। एस्टेला को उसकी ओर आते हुए और उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है। सटाल कहता है, झुकते हुए और कहता है कि क्या खुशबू है तुम्हारी। कीना एकदम घबरा जाती है और सांस लेती है और सटाल कहता है उसकी आंखों में घूरते हुए, कृपया मुझे सटाल ही बुलाओ। एस्टेला बड़े ही गुस्से में कहती है कि इन बेवकूफ़ वाली हरकतों को बंद करो और सीधा और साफ मुझे जवाब दो, क्या तुम सच में मेरी ख्वाहिश पूरी करने आए हो? स्टाइल पीछे हटता है और एकदम अदब के साथ पोज में आ जाता है, जैसे वो सच में को एकदम अच्छा नौकर बनने की एक्टिंग कर रहा हो। स्टाइल कहता है हल्के से मुस्कान के साथ, बेशक योर हाइनेस, धीरे धीरे मैं ये तय करूँगा कि आपको वो सारी शान और शौकत मिले जिसका आपने सपना देखा है। स्टेला हल्का सा कांपती है और उसकी बातों को गौर कर समझने की कोशिश कर रही होती है। स्टेल तब से कहता है कि यकीनन अगर आप चाहें कि मैं आपकी ख्वाहिश एक झटके में पूरी कर दूं, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर सुबह होने पर महल की दीवारों पर झंडे लहराने के बजाय क्या मैं वहाँ आपके ख़ानदान की लाशों को लटका दूँ? कीना इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कोई खोखला रुतबा नहीं चाहिए। मैं उन सबको अपने पैरों तले कुचलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना दर्द दिया है। मैं अपने सर पर इस साम्राज्य का ताज रखना चाहती हूँ, अपने उन हाथों से जो मेरे बदले के खून से सने होंगे। सटाइल स्टेला की ये सब खतरनाक बातों को सुनकर एक लंबी सी मुस्कान देता है। स्टेला गहरी सांस लेते हुए कहती है, बस यह मेरी मांग है। सटाइल कहता है खुश होकर, बहुत खूब स्टेला, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसी तुम्हारी ख्वाहिश। जब तक तुम अपनी मर्जी तक पहुँच नहीं जाती तब तक तुम मेरी मास्टर हो। स्टेला थोड़े शक और डर के साथ कहती है, और जब मैं अपना मकसद पा लूँगी उसके बाद? सटाइल एकदम करीब आकर उसकी रगों में दौड़ते हुए खून को महसूस करते हुए कहता है,
फिर मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा और तुम्हारी हर एक चीज़ पर सिर्फ मेरा हक होगा। तुम्हारा वो प्योर सोल, तुम्हारा ये बेदाग जिस्म, तुम्हारा ये शाही खून, तुम्हारा आखिरी कतरा तक सब कुछ मेरा होगा। कहानी अगले सीन पर शिफ्ट होती है। दिन का माहौल दिखाया जाता है। बाहर लोगों के बीच एक अचानक डर का माहौल बन जाता है। खौफ भरी हैरान आवाज़ में, बर्फ का वो महल, आइस कास्टल, वो भी दिन के उजाले में। ये एक ऐसा मंजर था जिसे किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो भी ऐसे देखेंगे सच में। हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। लोगों में बस इस बात की चर्चा हो रही थी कि इस घटना ने न सिर्फ हटन साम्राज्य को बल्कि पूरी नॉर्दर्न कंटिनेंट को पागलों की जैसी हालत में डाल दिया था। कुछ लोगों ने इसे कयामत का इशारा माना, तो कुछ लोगों ने सोचा कि ये किसी आने वाले अनंत सर्दी की चेतावनी है। पर इन तमाम अलग अलग आवाज़ों में एक बात पर सभी ने सहमत दी कि बर्फ़ का महल सुबह के बाद भी गायब नहीं हुआ था। यह यकीनन एक बहुत ही अशुभ संकेत था। सीन शिफ्ट होता है और दरबार में एक खूबसूरत मर्द उठता है। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान है। काउंट बेलवर ये हैं। महाराज, हम सीधे तौर पर आइस कास्टल को दिखने को एक शुभ संकेत क्यों नहीं घोषित कर देते? सम्राट हैशियन कहते हैं। कौन बोल रहा है? काउंट बेलवर? आइस कास्टल की अफवाहें प्राचीन काल से चल रही हैं। यकीनन अगर शाही परिवार इसे एक शुभ संकेत घोषित कर देता है तो सारा विवाद थम जाएगा। दरबारी सभी बात करते हुए कहते हैं। काउंट बेलवर हमेशा की तरह काउंट बेलवर कितनी अक्लमंदी से बात करते हैं। एक बेहतरीन सुझाव, योर ग्रेस। महाराज, काउंट बेलवर की बात में दम है। ये सच में एक बढ़िया आइडिया रहेगा काउंट बेलवर, सम्राट हैशियन कहते हैं खुश होकर। ठीक है, हम आइस कास्टल को एक शुभ संकेत घोषित करेंगे। दरबारी आपस में बात करते हैं और कहते हैं, आइस कास्टल का आना भले ही शुभ संकेत कैसे हो सकता है? खैर, इससे बेहतर और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। क्या वो नीली आंखों वाला डेमन जाग गया है? और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। काउंट बेलवर बिल्कुल दरबार से निकलते हैं और हल्के कदमों की आवाज़ आती है। एक दरबारी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। दरबारी, योर ग्रेस, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे एक ज़रूरी मामले के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। काउंट बेलवर हल्के से मुस्कुराते हुए कहते हैं, आह, खेद है, एक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे चलना चाहिए। काउंट वहाँ से चलते हैं और दरवाजे की हल्की सी आवाज़ आती है। वह दरवाज़ा खोलकर आलीशान कमरे में दाखिल होते हैं। महारानी ईरा दरवाज़ा खोलते ही खुशी से भरी हुई आवाज़ में कहती, काउंट बेलवर, तुम सब हमें अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। काउंट बेलवर भी बड़ी मुस्कान के साथ कहता है, आखिर क्यों नहीं, एक लंबा वक्त बीत गया माय एम्प्रेस। महारानी ईरा बड़ी ही नखरे के साथ कहती हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना, जब हम अकेले हों तो इन सब तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। काउंट बेलवर कहते हैं, क्यों? क्या मैं तुम्हारे दिमाग पर छाया हुआ हूँ? वैसे एसलॉन कैसा है आजकल? ईरा कहती है खुश होते हुए, बेशक, कौन बाप अपने बेटे के बारे में परेशान नहीं होगा। ओह, तुम भी ना। क्राउन प्रिंसेस अब असलियत का पर्दाफाश करते हुए कहती हैं, सोचती हैं, क्राउन प्रिंस एसलाम, एक बेटा जो सम्राट हैशियन का नहीं बल्कि काउंट बेलवर की औलाद है। शुक्र है कि वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। महारानी ईरा, पर अब मुझे उस बदतमीज़ औरत को उस साफ खून की निशानी लेकर घूमते हुए देखना पड़ रहा है, जिसका हक मेरे प्यारे एसलॉन को कभी नहीं मिला। उसकी चमकती सुनहरी जुल्फ़ें और हरे रंग की आंखें ये साफ साबित करती है कि उसकी रगों में हर्टन खानदान का शाही खून बहता है। वो तुच्छ रेगिस्तानी लड़की, किसी को तो इससे सही तमीज़ सिखानी पड़ेगी। मिर्टियंट मिर्टियंट बोलती है, जी योर हाइनेस,
उस राजकुमारी को यहाँ बुलाओ। सीन शिफ्ट होता है। एस्टेला और सटाइल अपने अकेलेपन में बात कर रहे होते हैं। एस्टेला परेशान है, पर सटाइल की आंखों में उसको आत्मविश्वास दिखता है। एस्टेला हिचकिचाते हुए सटाइल की तरफ देखती है और कहती है, तो अब से तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, मेरे सर्वेंट के रूप में? सटाइल बड़े गंभीर और आत्मविश्वास के साथ कहता है, बेशक, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। एस्टेला कहती है चिंता भरी आवाज़ में, लेकिन एक आदमी जिसके पिछले इतिहास किसी को ना मालूम हो, वो महल में एक नौकर बनकर कैसे रह सकता है? तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सटाइल हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, किसी को यह अजीब नहीं लगेगा कि मैं यहाँ हूँ। मैंने उसका इंतज़ाम पहले ही कर लिया है। अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है और एस्टेला काँप उठती है। मिर्जेंट, योर हाइनेस, मैं मिर्जेंट हूँ, ईरा की खास मेट। और वो एस्टेला को आने के लिए बोलती है। वो कहती है कि आपको महारानी ने बुलाया है। सटाइल एस्टेला को महल के एक आलीशान हॉल में खड़े हो हैं और बीच में एक अजीब सा टेंशन है। चलो चलते हैं एस्टेला, मैं उन लोगों से मिलने के लिए बेचैन हूँ जिन्हें तुम मौत के घाट उतारना चाहती हो। सीन शिफ्ट होता है। एस्टेला और सटाइल कमरे के दरवाजे पर आते हैं। द्वारपाल, योर मैजेस्टी, राजकुमारी एस्टेला पधार रही हैं। नरेटर, दरवाजे पर खुलते हैं और एस्टेला अंदर जाती है। वहाँ का नज़ारा देखकर वो अचानक झटके से रुक जाती है। एस्टेला सोचती है मन ही मन हैरानी से, कौन बेलवर यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन बेलवर हल्के से सिर हिलाते हुए एकदम चतुराई से, एस्टेला, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, महारानी ईरा, हार्टन साम्राज्य की जय हो। सीन शिफ्ट होता है। महारानी ईरा अपनी कुर्सी पर बैठी होती हैं। उनका चेहरा गुस्से और जलन से भरा होता है। महारानी ईरा एकदम जहर उगलते हुए कहती है, तो तुमने अभी इस मर्द को चुपके से महल में लाना शुरू कर दिया है। नीच लड़की, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। ईरा गुस्से में अपना हाथ झटकती है। महारानी ईरा सटाइल की तरफ इशारा करते हुए सख्त आवाज़ में कहती है, तुम वहाँ अपना सिर उठाओ। एक भारी और डार्क साउंड आता है, जैसे कि बड़ा राज खुलने वाला है। महारानी ईरा सटाइल का चेहरा देखकर अचानक उसकी आवाज़ एकदम पिघल जाती है और फ्लर्टेरियस टोन में कहती है, ओह माय, मैंने आज तक किसी मर्द को अपने बिस्तर पर ले जाने की इतनी बेचैनी नहीं महसूस की है, उसे पूरी रात अपने पास रखने की। ये आला दर्जा का मर्द, वाह, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जचता है। लड़की, कौन है ये? एस्टेला कहती है, ये सर्वेंट है जिसे हाल ही में राजकुमारी के महल में काम पर रखा गया है। महारानी ईरा हाथों को छूते हुए कहती है शातिर मुस्कान के साथ, तुम जा सकती हो। सो गाइस, ये रही हमारी नेक्स्ट मानवा। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड मेरे को कमेंट करके बताओ कि अगला पार्ट मैं लेके आऊँ या फिर नहीं, अच्छी लगी या फिर नहीं। ओके, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में से जल्दी लेके आऊँगी। ओके, बाय।